सोलो लेवलिंग एपिसोड 8 की शुरुआत में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से हॉस्पिटल में मिलने आया हुआ होता है और वो उसी एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में भी सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे उसे बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जिनमें से मेरे पास अभी एक भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे डीमन कार्लसन में ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ बिना स्ट्रॉन्ग हुए गया तो मैं जरूर मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्हो को जिन्हो के साथ देखते हैं, जहां वो जिन्हो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जिन्हो पहले तो उसके मान जाने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक शर्त मानूंगा। जिन्हो बताता है कि डंजन में हम दोनों अकेले ही जाएंगे, जो सुनकर जिन्हो हैरानगी से पूछता है कि क्या हम लोग सी रैंक की डंजन को अकेले क्लियर करेंगे। लेकिन सी रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए हमें कम से कम 8 लोगों की जरूरत होती है। तो जिन्हो कहता है कि हम अपना कोटा पूरा करने के लिए लोगों को हायर कर लेंगे, वैसे ही जैसे डॉन सुक ने किया था। और तुम खुद इस बारे में गौर से सोचो, अगर हम ऐसा करेंगे तो बिना हम अपने टीम मेंबर को चोट पहुंचे अपनी सारी डंजन क्लियर कर लेंगे। और जब तुम्हारे डैड को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुमसे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। जो सुनकर जिन्हो भी इस बात के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चाही को देखते हैं जो कि रनिंग कर रही होती है। कुछ देर के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठती है, फिर वो किसी से कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वहाँ दीवार के पीछे एक आदमी चुप कर उसे देख रहा था। वो आदमी कहता है कि मैं ये बात जानता ही था कि एक एस रैंक के हंटर को इस बारे में पता चल जाएगा। वो आदमी दरअसल वो जिन कंस्ट्रक्शन वालों की तरफ से आया हुआ था, जो कि जिन्हो के डैड की कंपनी है। इसके बाद हम जिन्हो और उसके डैड को एक कार में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि डंजन्स के गेट को अपेयर हुए 10 साल हो चुके हैं और तब से ये दुनिया काफी तेजी से तब्दील हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक के पॉलिटिक्स, डंजन ने हर चीज को तब्दील कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम डंजन के रिसोर्सेज के बगैर रह भी नहीं सकते और सिर्फ हंटर ही है जो कि उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। और हंटर एसोसिएशन उन हंटर के ऊपर निगरानी रखती है। एसोसिएशन अवेकनिंग करने वाले हंटर्स को रजिस्टर करती है और उनके काम को भी संभालती है, और अगर डंजन ब्रेक हो जाए तो वो उस मामले को भी संभालती है। मगर एसोसिएशन एक स्टेट फंक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। डंजन से मिलने वाले रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा फायदा गिल्ड को होता है। फिर वो बताते हैं कि इस कंट्री में 5 बड़े गिल्ड हैं, हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, जिनकी डंजन की रिसोर्सेज के ऊपर मिनोपली है। और मुझे लगता है कि हमें भी हाथ पे हाथ रखकर बैठा नहीं रहना चाहिए, इस वजह से हमें भी चाहिए कि हम एक गिल्ड बना लें। जिन्हो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा। फिर वो अपने मन में सोचता है कि अगर हम एक एस रैंक के हंटर को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे तो इसमें काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं इसे अपने तरीके से करना चाहता हूँ। इसके बाद हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपनी डेली क्वेस्ट पूरी करने के लिए जॉगिंग कर रहा होता है, और वो अपने स्टेटस विंडो में देखता है कि इस बार उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज काउंट नहीं हो रही है। वो सोचता है लगता है कि पहले सीक्रेट क्वेस्ट में जो कर्स रैंडम टूल बॉक्स था अब मुझे वो नहीं मिलने वाला। मुझे तो लगा था कि मुझे डीमन कार्लसन की जैसी एक और वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी, लेकिन 1 मिनट हो सकता है कि मुझे रैंडम लूट बॉक्स में भी वो मिल जाए। फिर वो जब अपने रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से एक अजीब सी चीज निकलती है, जो चीज क्या है मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट्स में इसके बारे में बता सकते हैं। इसी से याद आया कि मेरी वीडियोस पे व्यूज आना कम हो गए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें। इसके बाद जिन्हो अपना स्टेटस देखते हुए रास्ते में चलते हुए कहीं जा रहा होता है, जहां वो देखता है कि उसके पास तो अभी सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं जिनके जरिए वो लेवल अप नहीं कर सकता। मैं सिर्फ डंजन में जाकर ही अपना लेवल अप कर सकता हूँ और जिन्हो के साथ काम करने में अभी टाइम है। फिर वो सोचता है क्यों ना वो प्लेंटी जोन में जाके उन सेंटीपाइड से मुकाबला करे, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं उनसे बचकर भाग तो सकता हूँ लेकिन शायद उनसे लड़ नहीं सकता, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनसे लड़ने पर मेरा लेवल अप होगा। तभी उसे एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक रेड की जॉब ऑफर आती है, जिसे पहले तो वो ना करने का सोचता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। इसके बाद हमें किंडो क्लब दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा होता है कि मैं आपके सामने एक दफा भी नहीं टिक सका। हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सोंग होते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं नहीं, मैं तकरीबन तुमसे हारने ही वाला था,
वो आदमी कहता है लेकिन मैं आपके फुल पोटेंशियल पर लड़ना चाहता था। मिस्टर सोंग कहते हैं अब जाने भी दो, मुझे अपना हाथ गवाए कई महीने गुजर चुके हैं। तभी मिस्टर सोंग को भी उसी जॉब की ऑफर आती है। वो आदमी मिस्टर सोंग से कहता है मुझे तो लगा था कि आप रिटायर हो गए हैं। जो सुनकर मिस्टर सोंग कहते हैं तुम शायद ठीक कह रहे हो। एक बूढ़ा आदमी जिसने अपना हाथ ही गवा दिया वो शायद अब ज्यादा काम नहीं आ पाएगा। वो आदमी कहता है नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर सोंग कहते हैं लेकिन अपना हाथ गंवाने के बावजूद भी मैं सरवाइव कर गया। अब मेरे पास जो कुछ भी है इसके जरिए मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे एक और रेड पर जाने का काम मिला है, मगर उसकी बीवी कहती है लेकिन आपको हंटिंग की बजाय कोई और काम करना चाहिए क्योंकि आप पिछली रेड में मरते मरते बचे थे। तभी किम की बेटी उसके पास आ जाती है और वो उसे उठा लेता है। किम कहता है लेकिन हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमें उनकी पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है और तुम इस बात की फिक्र मत करो। एसोसिएशन मेरे जैसे किसी लो लेवल हंटर को किसी खतरनाक काम के लिए नहीं भेजेगी। पिछली दफा जो कुछ हुआ था वो बस एक इत्तेफाक था। इस वजह से उसकी बीवी भी मान जाती है। तभी किम की बेटी उससे पूछती है पापा क्या आप स्ट्रॉन्ग हैं? किम कहता है हाँ, तुम्हारे पापा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो कि मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इसके बाद हम बी को देखते हैं जो कि जोंग हिन से बात करने आया हुआ था। वो दरअसल जोंग हिन से नाराज था क्योंकि उसी की वजह से बी को इंटरव्यू देना पड़ा। वो जोंग हिन से कहता भी है जरूर इस इंटरव्यू के पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। जोंग इन कहता है चेयरमैन गू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि कोई समझदार और टैलेंटेड हंटर ऐसा काम करे। शायद वो मेरी बात कर रहे थे। बी कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, इससे पहले कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँ। जोंग इन उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में जानो। यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना एक अलग गिल्ड बनाना चाहती है। बी कहता है मैं इस बारे में पहले से ही जानता हूँ, यहाँ तक कि मैंने र्यूमर्स भी सुने हैं कि वो मेरे ही गिल्ड से हंटर्स हायर करने वाले हैं। जोंग इन कहता मुझे लगे ही था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, तब तो मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद ही किया है। बी कहता है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी इस बारे में पता होगा। और वो रिपोर्ट फेंकते हुए कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। सीन शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं जो कि फोन पर अपनी मॉम से बात कर रही होती है, मगर उसकी मॉम कहती है तुम तो एक डरपोक बच्ची हो, आखिर तुम ये हंटर वाला काम कर ही क्यों रही हो, और तुम तो बस दूसरे हंटर के रास्ते में रुकावट ही बनोगी। तुम यहाँ वापस आ जाओ और मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाओ। जिस बात से जूही गुस्सा होकर फोन ही काट देती है। फिर वो सोचती है क्या मैं वाकई ही दूसरे हंटर्स के रास्ते में रुकावट बनूंगी, मुझे शायद थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। तभी उसे भी फोन पर उसी जॉब की ऑफर आती है जो कि जिनवू और मिस्टर सोंग को आई थी। इसके बाद हम चाही को देखते हैं जो कि जोंग इन से मिलने जा रही थी और वो रास्ते में पीक से भी मिलती है। फिर वो जोंग इन से मिलती है और वो उसे पूछता है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। चाही उसे बताती है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन से एक आदमी मेरे पास आया था जो कि मुझे उनके गिल्ड का मास्टर बनने की ऑफर दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। जोंग इन कहता है मुझे ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई, तुम्हारा मुझे ये बात बताने का शुक्रिया। चाही कहती है नहीं, मैं दूसरी वजह से परेशान हूँ। अभी मैंने बी को यहाँ से जाते हुए देखा, आखिर आप दोनों ने आपस में क्या बात की। इसके बाद हम बी को देखते हैं जो कि बार में बैठकर जोंग इन की बातों के बारे में सोच रहा होता है। वो दरअसल उसे जेजू आइलैंड के ऊपर दोबारा से रेड करने के बारे में कह रहा होता है, जहाँ पर एक एस रैंक की डेंजन का गेट ओपन हुआ था और हमें फर्स्ट एपिसोड के बिल्कुल शुरू में भी इस बारे में दिखाया गया था। हम पिछली रेड में फेल हो गए थे और पब्लिक भी हमें क्रिटिसाइज करने के बाद इस चीज के बारे में भूल गई थी, लेकिन मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता और न ही ये कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ था। इसलिए मैं आगे उस डेंजन को क्लियर करने के बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा अलायंस बना रहा हूँ और अपने हंटर्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर रहा हूँ और हमें पब्लिक ओपिनियन को भी चेंज करने की जरूरत है। पी कहता है तो इसी वजह से तुमने मेरे लिए वो इंटरव्यू अरेंज करवाया था। फिर जोंगिन याद करता है तुम्हारा भी तो उस डेंजन में कुछ छूट गया है। पीक याद करता है कि उस आइलैंड में उसके दोस्त बाकी सब लोगों की जान बचाने के चक्करों में वहाँ मारे गए थे। इसके बाद हम एक जगह में दो आदमियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ लोगों को मारने का कह रहा होता है। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जो कि अपना काम करने
के लिए जा रहा होता है। जिन्हा पीछे से आकर कहती है आज तो हॉलीडे है, तो क्या तुम आज भी काम करने के लिए जाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वही आदमी हो जिसे अपनी हर रेड के बाद आराम करने की जरूरत पड़ती थी। लगता है तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसका वाकई में काफी ज्यादा फायदा होता है। इसके बाद जिन्हू उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, मगर जिन्हा कहती है क्या तुम अपना सामान लेकर नहीं जाओगे? जिन्हू कहता है फिक्र करने की कोई बात नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिन्हा कहती है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम शॉपिंग करने जा रहे हो। इसके बाद हम मिस्टर सोंग को देखते हैं जो कि अपने काम पर जाते हुए सोच रहे होते हैं कि मैं किसी फिजिकल एबिलिटी के साथ अवेकन नहीं हुआ, यानी कि अगर मैं एक अच्छा तलवारबाज हूँ भी तब भी वो मॉन्स्टर के खिलाफ बिल्कुल बेकार है, जबकि इसके बदले मैं एक मैजिकल यूजर बना हूँ। हो सकता है कि ये काम किसी वजह से ही हुआ होगा। तभी वो जिन्हू को अपने सामने से गुजरता हुआ देखते हैं, जिसे पहली बार तो वो उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन जब जिन्हू उन्हें बुलाता है तो वो उसे पहचान जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो कुछ महीनों में कुछ ज्यादा ही तब्दील हो गए हो, और वैसे तुमने तो अपना पाँव गवा दिया था ना? जिन्हू उन्हें कहता है जब मेरी हॉस्पिटल में आंख खुली थी तो ये वापस आ चुकी थी। मिस्टर सोंग यही समझते हैं कि जो लोग इसको बचाने आए होंगे उनमें कोई हाई रैंक हीलर मौजूद होगा जिसने वक्त रहते जिन्हू को हील कर दिया होगा। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें रेड करने के लिए आना था, जहां पर जूही, किम और एक और आदमी भी होता है जो कि उस डबल डेंजन से बच गया था, मगर वो दोनों जिन्हू से अपनी नजरें नहीं मिला पाते। मिस्टर सोंग अपने मन में सोचते हैं ऐसा तो होना ही था, क्योंकि हमने अपनी जान बचाने के लिए जिन्हू को सैक्रिफाइस कर दिया था, और इत्तेफाक से जो लोग भी उस डबल डेंजन में बच गए थे वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जूही जिन्हू को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम उससे ज्यादा बेहतर हो जब मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से 3 कैदी बाहर आते हैं और वो जूही को बड़ी बुरी नजर से देख रहे होते हैं। तभी एक हंटर उनके पीछे से आकर उन्हें चुप रहने का कहता है। इस आदमी का नाम कांग ताई-सिक होता है। मिस्टर सोंग उनके ऑफिसर से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो ऑफिसर बताती है कि ये तीनों ही कैदी हैं, मगर ये लोग हंटर्स भी हैं, इसलिए ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हंटर के तौर पर काम करेंगे। जो सुनकर मिस्टर सोंग कहते हैं क्या सब्स्टिट्यूट हंटर? तो क्या हम लोग क्रिमिनल के साथ काम करने वाले हैं? वो ऑफिसर बताती है कि बेशक वो लोग मुजरिम हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपनी सजा कम करने के लिए आए हैं। एसोसिएशन के पास वैसे भी काम करने के लिए हंटर्स की कमी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे, मगर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो कांग ताई-सिक सब कुछ संभाल लेगा। वो एक बी रैंक का हंटर है जो कि सी रैंक के क्रिमिनल्स को भी आसानी से संभाल सकता है। जिन्हू जूही से कहता है मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस रेड में मच जाओ। जूही जिन्हू से पूछती है तो क्या तुम जाओगे? जिन्हू हाँ मैं जवाब देता है। तो जूही कहती है तब मैं भी जाऊंगी। इसके बाद उन तीनों कैदियों की हथकड़ी खोल दी जाती है। वो कैदी कहते हैं कि हम यहाँ पर गुलाम नहीं है, तो हमारे साथ जरा प्यार से पेश आओ। मगर ताई-सिक उन्हें कहता है अगर तुमने यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों से निपट लूंगा। फिर ताई-सिक जिन्हू और मिस्टर सोंग से बात करने के लिए आता है और वो पूछता है कि इस रेड को लीड कौन करेगा। मिस्टर सोंग जिन्हू से कहते हैं अगर मैं लीडर बन जाऊँ तो तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है? जिन्हू कहता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिस्टर सोंग जिन्हू के आगे झुकते हुए कहते हैं मुझे दोबारा मौका देने का तुम्हारा शुक्रिया, और जिन्हू भी उनसे कहता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर मिस्टर सोंग कहते हैं कि उस दिन 7 लोग मेरी वजह से मारे गए थे, जबकि तुम्हारी वजह से 6 लोग बच गए थे, इसलिए मैं बाकी सब लोगों की तरफ से तुम्हें काफी ज्यादा शुक्रिया कहता हूँ। फिर वो किम से कहते हैं तुम्हें भी तो इस बात से कोई एतराज नहीं है ना? किम कहता है तुम जो चाहे वो करो। इधर ताई-सिक जिन्हू को ही देखे जा रहा था। इसके बाद वो सब लोग तैयार होकर उस डेंजन के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी दूसरी वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस।